Class, now our next topic is conditions for sustained interference pattern. So here in this sustained interference pattern, first of all we should understand what is sustained interference pattern. So the word sustained stands for stationary or permanent, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न दैट इज़ परमानेंट, जिसमें ऐसा ना हो कि दीज ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर द पोजिशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज़ वेरिंग, जो जहाँ पर है दिस इज़ द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड दिस इज़ द डार्क, तो ये पोजीशंस इनकी फिक्स रहनी चाहिए ताकि जो इंटरफेरेंस है, जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का ऑल्टरनेट पैटर्न है, दैट शुड बी परमानेंट, वो हमेशा दिखाई देना चाहिए. दैट इज़ नोन एज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न. तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को सस्टेन्ड बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं. सो सबसे पहले यू विल राइट द डेफिनेशन लाइक दिस, जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच the positions of maxima and minima of intensity on the observation screen do not change with time. So it is clear, intensity of maxima and minima stands for bright and dark fringes. तो जो उनकी इंटेंसिटी है या जो उनकी पोजीशन है, दैट शुड नॉट चेंज विद टाइम. इट इज़ कॉल्ड अ सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न. अब इसकी कंडीशंस, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन पर इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन्ड रहता है. तो इसके लिए कंडीशंस पॉइंट वाइज लिखी हैं, वैसे बहुत सारी हैं, बट यू कैन राइट ओनली दीज 5 कंडीशंस. ठीक है, तो कंडीशंस में फिर से वही चीज़ें रिपीट होती हैं जैसे आपने पढ़ा है कि लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, और जो सोर्सेज हैं वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. तो अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो हों तो सिर्फ इंटरफेरेंस ही नहीं होगा, बल्कि दैट इंटरफेरेंस वुड बी परमानेंट, वो हमेशा रहेगा. तो फर्स्ट कंडीशन, यही सारे पॉइंट्स, बस आपको इंटरफेरेंस के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये सारे पॉइंट्स बस माइंड में रखने हैं, जो बहुत कॉमन है और ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होंगे. सो फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट टू सोर्सेज शुड कंटिन्यूसली एमिट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कंडीशंस लिखनी है आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न की, तब आप ये लिख सकते हैं, अगर इसका भी रीज़न आ जाता है कि वाई द टू सोर्सेज शुड कंटिन्यूसली एमिट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो यू शुड नो आंसर ऑफ दिस ऑल्सो. दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके भी आंसर बहुत हो सकते हैं. कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे, और जब कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा. परमानेंटली ब्राइट पूरा स्क्रीन या तो ग्लो करेगा, ब्राइट होगा, या फिर डार्क होगा. सेकंड है आपका, सेकंड कंडीशन, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, फिर वही पॉइंट आ रहा है. थर्ड है आपका, द टू सोर्सेज शुड बी नैरो. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा कि मैंने बताया था जो स्लिट विद है वो बहुत कम है, मिलीमीटर में दे रखी है, 0.2 या 0.3 मिलीमीटर की थिकनेस है इनकी. तो जो स्लिट्स हैं वो बहुत नैरो होनी चाहिए, अदरवाइज इंटरफेरेंस विल बी पुअर. वरना इंटरफेरेंस की जो क्वालिटी होगी, जो ब्राइट है वो परमानेंटली ब्राइट, या जो डार्क है वो बहुत कम्प्लीटली डार्क दिखाई नहीं देंगी. देन फोर्थ पॉइंट इज़ द टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक. ये भी ठीक है, या फिर लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, दोनों लाइन्स आपकी करेक्ट हैं, यू कैन राइट. फिफ्थ है, द टू वेव्स शुड बी ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड. ये इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है, और आप पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो अगर एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का सेम होगा तभी दोनों की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल होगी, और इंटेंसिटी इक्वल होने से जो फ्रिंज विद है, स्क्रीन पे फ्रिंजेस बन रही हैं, दैट फ्रिंज विद विल बी इक्वल, क्योंकि आपने पढ़ा है कि फ्रिंज विद दोनों फ्रिंजेस की इक्वल होती है, दैट इज़ डी लैम्डा अपॉन डी. ओके, सो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनसे क्या होता है कि इंटरफेरेंस सस्टेन्ड होगा. ठीक है, दीज आर द कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ये आपको नोट करना है. और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट ऐसे ना अगर कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग टाइप ज़्यादा आते हैं. फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस. तो ऐसा कर्व कई जगहों पे आता है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपकी जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं
उसको आप कर्व फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो स्क्रीन पे दिखाना, तो ये देखिए स्क्रीन पे आधा पोर्शन इसमें स्क्रीन पे भी दिखाया है। दोनों डायग्राम आपको साथ में बनाने हैं। ये स्क्रीन वाला पोर्शन है, ये कर्व वाला पोर्शन है। कर्व वाला पोर्शन जो है वो वेव्स क्योंकि ऐसे करके ट्रैवल कर रही हैं तो एम्पलीट्यूड्स की फॉर्म में दिखाया है। एम्पलीट्यूड्स में ये जो ऊपर पीक बन रही है ये पता आपको ब्राइट फ्रिंज होगी, जो ऐसे करके ये नीचे वैली बन रही है ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। तो ऊपर कलर में आप दिखा सकते हैं कि जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनको यहाँ ब्लैक दिखाया है, शेडिंग कर सकते हैं। जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनको या तो आप वाइट छोड़ सकते हैं या फिर किसी कलर का यूज़ कर सकते हैं, तो वाइट छोड़ना बेटर है और डार्क में शेडिंग कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको पता है सेंट्रल जो फ्रिंज होती है जो सेंटर पे बनती है, सेंटर क्या लिखेंगे ओ, उस पर कौन सी फ्रिंज बनाएंगे ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट। और जैसे यहाँ लिखा हर एक चीज़ क्लियर है बिल्कुल, तो वैसा ही आप ये सेंटर पे सेंट्रल ब्राइट लिख देंगे। उसके ऊपर ये कौन सी जो फ्रिंज बनी हुई दिखाई दे रही है वो वाइट वाली ग्लो कर रही है, उसके ठीक साइड में क्योंकि ऑल्टरनेट है तो ये डार्क फ्रिंज लिखा है फर्स्ट डार्क, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये डार्क फ्रिंज बनी है, ठीक है। अब ऐसे ही सेंट्रल ब्राइट के दूसरी साइड भी ये फर्स्ट डार्क, दोनों साइड जो है आप इसी तरह से लिखेंगे फर्स्ट डार्क, और ये यहाँ पर आपका डार्क फ्रिंज आ गई, ठीक है। इसके ठीक बाद में फर्स्ट ब्राइट है, ऊपर ब्राइट है, फिर सेकेंड डार्क, ये पता है आपको। दूसरी बात ये है, ये जो नीचे लिखा है ये लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ऊपर की एक्सेस है इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी तो क्लियर है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो आप डिस्टेंस मतलब पोजीशन एक्स आपने फाइंड करी थी सेंटर से, तो आपको पता है पहली डार्क कहाँ बनी थी, डी लैम्डा अपॉन 2d पे, दूसरी 3d लैम्डा अपॉन 2d, फिर 5d लैम्डा अपॉन 2d। तो डार्क वाली पोजीशंस में आपको लिखते जाना है जहाँ जहाँ डार्क आ रही है, ठीक है। पहली डार्क की आई थी, इसी तरह इस वाली साइड में आप माइनस साइन लगा के लिखेंगे, इधर प्लस। तो हम एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम ब्राइट की पोजीशन लिखें या डार्क की। तो यहाँ ब्राइट जो है वो क्योंकि हम ओ लिख चुके हैं सेंटर से, तो उसमें थोड़ा गैप बनाने के लिए डार्क की पोजीशन लिखेंगे। तो इस तरह से आपको ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना देना है। सबसे ऊपर सेंट्रल ब्राइट पे लिखा है आई मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ होगी, और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन लिखना है, और नीचे वाली एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। अब इसी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आपको क्या करना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब जो ब्राइट फ्रिंजेस में बन रही हो, जो मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि ज़ीरो इंटेंसिटी है जो डार्क फ्रिंजेस में बन रही है, उसको एक बार प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ मैंने लिखा है लेट द टू इंटरफेयरिंग वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड स्मॉल ए, द इंटेंसिटी ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज विल बी। तो अगर आप ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आपने लिखी है आई मैक्सिमम इज़ इक्वल टू, पता है आपको फॉर्मूला, आई इज़ प्रपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। तो जब आप इसको रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट भी आएगा, तो वही यहाँ रिमूव करके डायरेक्ट कांस्टेंट के लिखा है। अब क्योंकि आप यहाँ एम्पलीट्यूड में सिंगल वेव के लिए ए लिखते हैं, दो वेव्स हैं और दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, तो आप क्या लिखेंगे ए प्लस ए होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाता है 4ka स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट का मतलब यहाँ ये है कि जो भी इंटेंसिटी आ रही है वो कांस्टेंट चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है पहली जो सेंट्रल ब्राइट है वो ज़्यादा इंटेंसिटी की, उसके बाद वाली ब्राइट की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, ऐसा नहीं है। ये डिफ्रैक्शन में होता है, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सारी ब्राइट फ्रिंजेस की बराबर रहती है। सो ऑल ब्राइट फ्रिंजेस नीचे लिखा भी है, सो ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल हैव द सेम मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है 4 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, और एम्पलीट्यूड हमने ऑलरेडी कांस्टेंट लिखा, तो सारे टर्म मिलके क्या हो जाते हैं कांस्टेंट। अब बात करते हैं डार्क फ्रिंजेस की। तो इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस क्या होगी आई मिनिमम, यहाँ पर वही फॉर्मूले में माइनस पुट कर देना, तो क्या आंसर आएगा आपका 0। सो ऑल डार्क फ्रिंजेस विल बी परफेक्टली डार्क। तो ये छोटा सा एक डेरिवेशन है, ईजी है, लेकिन अगर प्रूफ करने को आ जाता है तो आपको ये प्रूफ करना आना चाहिए। इसका देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। तो अगर ये लैंग्वेज लिखी है कि शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी बाय द ग्राफ, तो आपको कर्व बनाना है इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDAC। और इसी में अगर लिखा है कि प्रूव दैट द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द फ्रिंजेस इज कांस्टेंट फॉर ब्राइट एंड डार्क बोथ, तो आपको ऐसे प्रूफ करना है। फिर आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंटरफेरेंस।
छोटा सा एक टॉपिक है, रीजनिंग में आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल में 1 मार्क में। कैसे आप प्रूव करेंगे कि जो इंटरफेरेंस है उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, ओबे होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे ओबे हो रहा है, जैसे वो रीजन्स जहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं, तो आपको पता है वो रीजन्स कौन से हैं जहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं। तो क्योंकि ब्राइट के जस्ट बाद में, तो आपको पता है जहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, तो जैसे ये वाले जो रीजन्स हैं, सो इन दीज रीजन्स, जैसे ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बन रही हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसके ठीक बाद में जब डार्क फ्रिंज आती है, तो डार्क फ्रिंज वाले पोर्शन में क्या हो रहा है कि एनर्जी एकदम से डिसअपियर हो जा रही है। क्योंकि एनर्जी कौन सी है यहाँ पर, लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी अगर डिसअपियर हो रही है तो इसका मतलब वो जस्ट बाद में कहाँ चली जा रही है, तो इस वाले रीजन में। तो ब्राइट डार्क ये जो ऑल्टरनेट इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है, इसका रीज़न क्या है कि ब्राइट में जो एनर्जी डिसअपियर होती है, जो ब्राइट में एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, डार्क से। और डार्क में जो एनर्जी डिसअपियर हो रही है वो कहाँ जा रही है, ब्राइट में। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो इंटरफेरेंस में ओबे होता है। तो ये लिखा है, वॉट एवर एनर्जी डिसअपियर्स फ्रॉम अ डार्क फ्रिंज एंड इक्वल एनर्जी अपीयर्स इन अ ब्राइट फ्रिंज। जैसा कि आपने पढ़ा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में, आपने पढ़ा है कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस बनते हैं, तो वहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो भी होता है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। उसके बाद एक आपका ये लास्ट टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज़ एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगर आप ये मैक्सिमा और मिनिमा में इंटेंसिटी का कंपैरिजन करें, तो जैसे अभी आपने पढ़ा था कि जो एम्पलीट्यूड थे अभी हमने वो इक्वल लिए थे दोनों वेव्स के, तो मान लीजिए दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड अगर हम अलग अलग लें, A1 और A2 बी द एम्पलीट्यूड्स एंड I1 एंड I2 बी द इंटेंसिटीज ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। तो सबसे पहली कंडीशन आप क्या लिखेंगे, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। फिर दोनों वेव्स के लिए अगर इसको लिखें तो I1/I2 इज इक्वल टू, के कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएगा, A1² फिर आपने लिखा है एम्पलीट्यूड एट अ मैक्सिमम इन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अभी जैसे आपने A+A तो 4K हो गया था, अब यहाँ पर फाइंड करेंगे तो एम्पलीट्यूड टोटल A1+A2 मैक्सिमा में बनेगा ब्राइट में, और A1-A2 मिनिमा में बनेगा। तो अगर अब हम इसमें पुट करते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं इस वाले रिलेशन में, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम क्या होगा, वैल्यूज पुट करेंगे, मैक्सिमम की A1+A2 होल स्क्वायर अपॉन मिनिमम की A1-A2 होल स्क्वायर। फिर क्या किया है यहाँ से, A1/A2, इस ये जो आपका रिलेशन था ऊपर वाला उसमें A1+A2 होल स्क्वायर था, तो उसको इस फॉर्म में लिख लिया है, A1/A2 +1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर A1/A2 -1 होल स्क्वायर। अब ये जो आपका A1/A2 था दोनों में, इसको क्या लेट कर लिया है, R। तो R+1/R-1 होल स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, जहाँ पर R क्या होता है, A1/A2। जब भी आपसे R फाइंड करने को न्यूमेरिकल में कहा जाएगा, आप क्या फाइंड करेंगे, A1 का A2 से रेशियो फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू, या फिर अगर इंटेंसिटी के टर्म्स में कहा जाए तो √I1/I2, और ये कहलाता है एम्पलीट्यूड रेशियो। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड रेशियो फाइंड करना है तो आपको R फाइंड करना है, एंड दैट इज़ A1/A2 और √I1/I2। तो दिस इज़ द टॉपिक। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, क्योंकि नाउ इट इज़ द लास्ट, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने दिए थे, और उन न्यूमेरिकल्स में कुछ वैल्यूज़ थी, मैक्सिमा मिनिमा ब्राइट डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन फाइंड करनी थी, और जो आपका रिलेशन था रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाला वो अप्लाई करना था। उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसके बाद, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले ऑन द नेक्स्ट टर्न आई मेक यू रिवाइज सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। इसी में कुछ न्यूमेरिकल्स देकर, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम में उसी तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो IDSE से या तो डेरिवेशंस आते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो टुमारो आई विल टेक सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स फॉर रिवीजन, ओके, एंड इन द सेम प्रैक्टिस कॉपी यू विल राइट दिस, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, कि आप जो फॉर्मूले मैं बताती जा रही हूँ उसको रिवाइज करते जाएं, क्योंकि फॉर्मूले जब आप रिवाइज करेंगे तभी न्यूमेरिकल कर पाएंगे। जैसे अभी हम लास्ट फॉर्मूले पे हैं, ये वाला I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, लेकिन इससे पहले स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले ऐसा ना हो कि आपको याद ना रहे। जैसे आपका फॉर्मूला था
रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, या फिर कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ब्राइट डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस, फेज, पाथ डिफरेंस, ये सारी चीज़ें, और फ्रिंज विद का रिलेशन। तो ये सब फॉर्मूले एक बार रिवाइज करते चलिए, नोट डाउन करके और प्रैक्टिस करते चलिए, देन इट विल बी गुड। ओके, सो नाउ इट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक